नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। और यदि आप अभी तक चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अभी डेली बेसिस के ऊपर MCQ खजाना, जिसके अंदर हम आपसे कॉमर्स के 10 MCQs डेली बेसिस के ऊपर पूछते हैं। आप इन MCQs का ऑनलाइन क्यूज देने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन क्यूज देने के लिए आप हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहां पर प्ले स्टोर के ऊपर जाकर स्टोर ऑप्शन में जाना। CMJ का MCQ खजाना नाम से हमारा कोर्स है। उस कोर्स के अंदर जितने भी जो टेस्ट होंगे वो सारे के सारे अनलॉक होंगे, यानी कि आपको परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री बेसिस के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हो। इसके PDF और रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से तो जुड़ना मस्ट हो जाता है। PDF मिलेगी आपको इसकी यहाँ पर, रिजल्ट भी मिलेगा जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है उसमें से आपकी क्या रैंक रही है। उसके लिए आप कॉमर्स मेरी जान टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। और वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपने अभी तक, मैं समझता हूँ कि कॉमर्स मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे या फिर आपके लिए लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उससे मिल जाता है। पहला क्वेश्चन आया है आपका कंसोलिडेशन से कि सर जी जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है उसका मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण की लागत का अर्थ क्या है। गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों है, या नन ऑफ दीज है। यानी कि गुडविल पूंजी आरक्षित यानी कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व या इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड किससे है पहले तो आपको यह समझना चाहिए, है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। यह क्वेश्चन रिलेटेड है आपके, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है जब भी कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। तो सपोज करो कि वहां पर जो नेट एसेट्स परचेज की गई है, वहां पर वो नेट एसेट्स जो परचेज की गई है और एक होता है परचेज कंसिडरेशन। उस नेट एसेट्स के बदले में आपने कितना कंसिडरेशन दिया है। अगर नेट एसेट्स 10 लाख रुपए की ही थी लेकिन आपने कंसिडरेशन 15 लाख रुपए का दिया है तो आपने ज्यादा दे दिए 5 लाख रुपए। यह कहलाती है गुडविल, ये कहलाती है गुडविल, और इसको ही बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। इसको ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की लागत। इसको ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की लागत। अगर सपोज करो कि 10 लाख रुपए की आपने किसी कंपनी से शेयर्स परचेज की लेकिन उसको केवल 7 लाख रुपए ही पे किए, तो ये 3 लाख रुपए का तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल प्रॉफिट आ गया। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पर जाता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। यहाँ पर मैंने इनके अंदर यही सब बातें समझाने की आपको कोशिश की है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसके बराबर होता है, गुडविल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सी बात है जो गलत है। एक कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, बिल्कुल सही है। एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक कर सकती है, बिल्कुल सही है। एक कंपनी खुद के डिबेंचर्स को बायबैक कर सकती है, बिल्कुल सही है। एक कंपनी खुद के शेयर्स को खरीद सकती है, बिल्कुल सही है। एक कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट। नहीं सर जी, डिबेंचर्स कभी भी वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं हो सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपके लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेबल F ऑफ शेड्यूल ए, है ना, टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 की टेबल F के अनुसार कंपनीज एक्ट की मैक्सिमम रेट ऑफ, देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की जो मैक्सिमम रेट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉल इन एडवांस के ऊपर ज्यादा रेट है और कॉल इन अरियर के ऊपर कम है, ऐसे आप याद रखना, है ना। मतलब देगी तो कंपनी ज्यादा और लेगी कम, क्योंकि यहाँ पर कॉल इन अरियर पे कंपनी को लेना है तो कितनी रेट है, 10% पर एनम, और कॉल इन एडवांस के ऊपर कितनी है, 12% पर एनम की मैक्सिमम रेट से इंटरेस्ट की रेट है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने आपको मतलब बताया है सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी। सपोज करो कि हमने लोन लिया, लोन के बदले में हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में तो बिल्डिंग रख दी। हमने कहा कि यार अगर लोन नहीं चुका पाऊं तो बिल्डिंग को बेचना, बिल्डिंग को बेचकर रुपया इकट्ठा करना। लेकिन अगर बिल्डिंग को भी बेचने से पूरा रुपया इकट्ठा नहीं हुआ है तो एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, इस सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटीज। मैंने क्या कर दिया, डिबेंचर कर दिया कि अगर बिल्डिंग को बेचने से भी रुपया वसूल नहीं होता है तो मैं तुमको ये डिबेंचर्स दे दूंगा। तो ये डिबेंचर्स तो कब दिए जाएंगे, जब लोन नहीं चुका पाएंगे, प्लस जब लोन नहीं चुका पाने पर ये जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको बेचने से भी लोन का पूरा रुपया वसूल नहीं होता है
तब जाकर इस कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है। तो ठीक है ना, तब आती है। तो अभी कहता है कि इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा, इंटरेस्ट तो केवल उनके लोन के अमाउंट के ऊपर होगा, डिबेंचर्स के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये इशू हुए ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी कंपनीज इन्वॉल्व इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल देखो इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, एक ही होती है। एक कंपनी क्या करती है, अपने अंदर अपनी जो एसेट्स होती है, अपनी जो लाइबिलिटीज होती है, उनको वापस क्या करती है, रिवैल्यूएट करती है फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ड्स काफी समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्जर किसे कहते हैं, मर्जर के अंदर 2 चीज आती है, एक आता है एब्जॉर्ब। देखो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, जो अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 चीजें मिल रही है और ये क्या कर रहा है, ये हाथ इस हाथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर मिला लिया। तो उसी तरह से एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, 2 कंपनियां होती है, ए और बी। दोनों में से एक कंपनी क्या कर देगी, अपना एग्जिस्टेंस खो देगी और दूसरी कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर रहेगी, यानी कि दूसरी कंपनी पहली कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है। वन कंपनी एक्वायर्स द अनदर कंपनी, ए प्लस बी दोनों का एब्जॉर्प्शन हुआ, बी रह गई। कंसोलिडेट क्या होता है, कंसोलिडेट बोलो दोनों को मिला देना, दोनों को मिला देना। लाइक में शक्कर होता है, शक्कर होती है, दूध होता है, चाय पत्ती होती है, तीनों को मिला देता हूं तो एक नई चीज सामने आती है ना, क्या, चाय बनकर आती है। उसी तरह से कंसोलिडेट के अंदर क्या होता है, 2 कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बन जाती है। कंसोलिडेशन को अमलगमेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोनों कंपनियां अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देती है और एक नई कंपनी बन जाती है। ये जितने भी जो रूल बता रहा हूं, अगेन कह रहा हूं कि जनरल रूल है। ये कौन से रूल है, जनरल रूल है। नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी आप इंटरनली याद रखिएगा, मेनली इंटरनली होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, एक ही कंपनी का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, एक कंपनी इन्वॉल्व होती है। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के 2 मेथड होते हैं, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। When 2 or more companies liquidated to form a new company, यानी कि क्या हुआ, ए और बी दोनों कंपनी लिक्विडेट हो गए, एक नई कंपनी बना ली। इसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो के अंदर क्या होता है, दोनों में से एक कंपनी खत्म हो जाती है और एक कंपनी रहती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, परचेज और बिजनेस भी नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा, अमलगमेशन ऑफ कंपनी विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है कंपनी जो होती है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर का जब बायबैक होता है ना, तो 3 रूल इंपॉर्टेंट समझ लेना। पहला कहता है कि अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है तो शेयर्स, यहाँ पर इक्विटी शेयर नहीं बोले गए, यहाँ पर बोले गए केवल शेयर्स। शेयर्स में आपकी इक्विटी भी आते हैं, प्रेफरेंस भी आते हैं। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन किया गया तो शेयर्स कितने बायबैक हो सकते हैं, शेयर्स का बायबैक कितना हो सकता है, ये रूल सुन लेना। शेयर्स का बायबैक कितना हो सकता है, ये हो सकता है 10%। किसका, 10%। किसका, 10% किसका, आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ठीक है ना। बीआरएस के साथ एसआर है तो हो सकता है 25%। 25% किसका, अभी क्या है, शेयर्स। किसका बाय, यहाँ पर मैं दोनों में किसकी बात कर रहा हूं, कितना शेयर्स का बायबैक हो सकता है, 25%। किसका, वही पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। लेकिन एक प्रोविजो बनाया गया है। प्रोविजो कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अब यहाँ पर इक्विटी शेयर स्पेसिफिकली लिखे गए, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इक्विटी शेयर 25% किसकी, पेड अप कैपिटल के 25% से ज्यादा के बायबैक नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी प्रोविजो के आधार पर पूछा गया है कि कितने हो सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। किसका, पेड अप कैपिटल का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उससे ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 किससे रिलेटेड होता है, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किससे रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेटेड होता है कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। है ना। देखो क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा गया है ताकि हमारे दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से करना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो एक मोटिवेशन बनता रहता है कि यार चाहे कितने भी काम हो, कितने भी थके हार के ऑफिस आए, लेकिन आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाने हैं और वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।